डॉक्टर साहब, एक जानिब तो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी है, दूसरी जानिब आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। सारे इंटरलिंक्ड है ना मामलात। आपका पॉलिटिकल अनरेस्ट स्टेबिलिटी होगी तो सिक्योरिटी ठीक होगी, सिक्योरिटी ठीक होगी तो इकॉनमी ठीक होगी, इकॉनमी ठीक होगी तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। और ये जो भी हमें इस पर नज़र आ रहा है ये सारा इंटरलिंक्ड है। तो इन सब को एक साथ ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद वो ये मामला ठीक होंगे होपफुली, और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो अरेंजमेंट, ये सिस्टम्स हैं ना पूरी दुनिया में, ये आप समझें कि तकरीबन टूट गए हैं या टूट रहे हैं, या हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहाँ पे पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो को कहा जाए, जिसको जो भी नाम दें आप, जो कि 1945 के बाद उसके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, लेकिन ये कि वो ख़त्म हो गया। वो हम इस वक्त इंसानी तारीख के उस दौर में जहाँ पे तमाम, एक तो ये है ना कि जो टेक्नोलॉजी के हवाले से एक इनकलाब आ रहा है, जिसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहें या जो भी कहें, या फिफ्थ कह लें आप, जो भी कहें उसका नाम दें, AI की वजह से। लेकिन यह है कि एक जो टोटल ग्लोबल ऑर्डर है वो, और उसका बराह रास्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया, बराह रास्त पाकिस्तान पे उसका असर होगा और होने जा रहा है, और इस वक्त भी हो रहा है उसकी, क्योंकि आप जाहिर है कि एक ग्लोबल विलेज में है ना, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर इस बात का कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस जो है, यानी मेरा ख्याल है ये तारीख़ी लम्हात हैं जिसमें हम ये इस वक्त जो बात कर रहे हैं, ये तारीख़ी लम्हात हैं। JD वैंस जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और 40 साल के हैं सिर्फ। JD वैंस की जो बहुत कम उम्र है, लेकिन उनकी जो कल उन्होंने जो स्पीच की है पिछले 24 घंटों में, जिसको कल जब वो हो रही थी तो हमने अपना प्रोग्राम क्लोज किया था, उसने पूरी दुनिया का जो एक 1945 के बाद एक ऑर्डर जिसने जन्म लिया था, उसने उसको बिल्कुल तार तार करके रख दिया, पर खच्चे उड़ा दिए उस ऑर्डर के, जिसमें हम यहाँ पर पाकिस्तान में भी इसकी जो धमक है, भरपूर धमक पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया में जो है वो इसकी आने वाली है। ठीक है, और वो हर अंदाज से आएगी, माशी अंदाज से आएगी। आपकी जो यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तिजारत हो रही है, इमिग्रेशन हो रही है, हर चीज़ पे, किस ब्लॉक में आपने होना है, आपकी मईशत कैसे चलेगी, कर्जा कहाँ से, हर चीज़ पे इसका असर होने जा रहा है। और मैं ये बात जो है ये एक अरसे से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो इर्द गिर्द और दुनिया के हालात तय करेंगे कि पाकिस्तान में आइंदा क्या होना है, और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में क्या होना है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। जो नायब सदर ने कल तकरीर की है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अमेरिका जो है वो ग्रीता थनबर्ग को सर्वाइव कर सकता है, ग्रीता थनबर्ग जो हैं वो उनको सर्वाइव कर सकता है, यूरोप जो है वो चंद महीने इलॉन मस्क के बर्दाश्त करे। अच्छा, ये जो जिनका जिक्र किया इन्होंने, जो ग्रीता थनबर्ग हैं, वो 23 साल की हैं गालिबन इस वक्त, और ये वो हैं जो कि स्वीडन से इनका ताल्लुक़, और ये जो हैं इन्होंने जो है वो काफ़ी यंग एज में, छोटी ये थी उस वक्त स्कूल में ही, तो ये इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, और ये जो है ये स्कूल ये नहीं जाती थी, और उसकी वजह जो है वो उसकी बहुत सी वजूहात बयान हुई शुरू में बचपन में कि जी ये इनका दिल नहीं लगता, ये बात नहीं करती, ये स्कूल से निकल जाती हैं, चली जाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, सारा कुछ। लेकिन ये है कि बाद में फिर इनको एस्पर्जर सिंड्रोम डायग्नोज हुआ, एस्पर्जर सिंड्रोम डायग्नोज हुआ, और एस्पर्जर सिंड्रोम और एस्पर्जर सिंड्रोम जो है उसमें यह है कि बच्चे जो हैं वो सोशली दूसरे से बात नहीं करते, ज़्यादा सोशल नहीं होते, और यानी आप यूँ समझ लें कि वो जो है ना, मुख्तसर तौर पे मैं बताऊँ तो वो ज़्यादा यानी सोशल नहीं होते, और वो इशारों में अगर उनसे कोई बात की जाए, समझाया जाए उनको, उनसे तो वो उस तरह से उनका राब्ता नहीं होता। ठीक है ना।
अच्छा, और उसमें जो है वो उसके साथ ही एक तो ये इनको डायग्नोज हुआ, और अच्छा ये जो है ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बच्चों के में होता है ज़्यादा, और उसके साथ ही इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी डायग्नोज हो गया स्कूल में ही, बचपन में ही। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बच्चों में होता है, लेकिन ये है कि उसमें वो बड़ों में भी होता है, वो किसी एज में हो जाता है, और उसमें ऑब्सेसिव यानी बार बार ख्याल आते हैं मैंने हाथ क्यों नहीं धोए, मैंने हाथ धोए थे कि नहीं धोए थे। बंदा उठ के जाता है, दोबारा हाथ धोता है, फिर वापस आए, फिर मैंने हाथ धोए थे कि अच्छा दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया, दरवाज़ा चेक करना, फिर वापस आके फिर ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो वो मुस्तकिल एक ही फेज़ में बार बार उसके जहन में ख्यालात आते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एस्पर्जर सिंड्रोम एक साथ डायग्नोज हुआ। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये भी बच्चों में होता है, और ये बड़े उम्र एज में भी हो जाता है, और ये वो होता है कि बार बार मतलब है कि कोई एहसास होगा कि अचानक कोई आवाज़ आ रही है, अच्छा आवाज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फील होता रहेगा, मतलब इसकी मुख्तलिफ इसकी इंटेंसिटीज़ हैं। और तीसरी इनको बीमारी बचपन में ही डायग्नोज हो गई, और वो थी सिलेक्टिव म्यूटिज़म। सिलेक्टिव म्यूटिज़म में ये है कि किसी वक्त बहुत ज़्यादा बच्चा बात कर रहा है, और किसी ख़ास वक्त में बच्चे ने बात करना बंद कर दिया, यानी जो है वो घर में बात कर रहा है, नॉर्मल है, अपने रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन एक ख़ास मरहले पे जाके बच्चे ने बात करनी बंद कर दी। तो वो बच्चा इस तरह के जो जिन बच्चों में ये होता है सिलेक्टिव म्यूटिज़म या एस्पर्जर सिंड्रोम या ये तीनों कॉम्बिनेशन है, तो वो बच्चे वो जो है वो फिर बड़े साइंटिफिक से अंदाज में, रोबोटिक से अंदाज में उनकी गुफ्तगू होती है, उनके चेहरों पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं होते। अच्छा, ये जो एस्पर्जर सिंड्रोम है ना, इसके जो बच्चे हैं, ये आम जो ऑटिज़म है उसके बरक्स ये बच्चे एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं अमूमन। यानी ये बच्चे, क्योंकि इनका फोकस एक तरफ रहता है, ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। तो एनीवे, तो इस बच्ची में ये जो बच्ची थी इसमें डायग्नोज हो गए तीनों केसेस, और उसके बाद ये जो है इसने स्कूल से बाहर जाके इसने क्लाइमेट के ऊपर वहाँ पे मुजाहरे शुरू कर दिए, उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और 2015 में 16 में वहाँ पर बहुत ज़्यादा, 2018 में स्वीडन के अंदर जो है वो कोई 250-300 साल के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि वहाँ पर वो ये जंगलात में आग लग गई। उसके बाद इसने सवाल शुरू कर दिए करना, फिर वहाँ बच्चों की स्ट्राइक्स हुई, उसको इसने आगे शुरू कर दिया, फिर वो करते करते फिर ये हुआ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में जब क्लाइमेट के ऊपर मुजाहरे हो रहे थे तो वहाँ ये बच्ची पहुँच गई, और सोशल मीडिया पे ये लगी रहती थी, तो पूरी दुनिया में इसने क्लाइमेट चेंज के हवाले से इसने, और फिर ये हुआ कि एक मरहला ऐसा आया कि ये जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो ये जो है ये उनके साथ वहाँ, ये जब वो डेवोस आए तो ये डेवोस में पहुँची हुई थी, जब ये यूनाइटेड नेशन से एड्रेस करने गए 2000 तो ये वहाँ पहुँची हुई थी। तो हर जगह पे ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है उन पर तनकीद करती थी, और ये मैं यहाँ पे 2019 का दिखाऊं अगर गार्डियन, तो ये कहती है कि आई वोंट हैव वेस्टेड माई टाइम स्पीकिंग टू ट्रंप। अच्छा, और फिर इसने अगर हम ये 2000 ये हम न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाएं, सेकंड स्लाइड, ट्रंप एंड द टीनेजर क्लाइमेट शो डाउन एट डेवोस, तो ये मुस्तकिल एक जो है। तो अब वो जो डीजी वैंस ने बात की है, उन्होंने ये कहा, अच्छा बाद में फिर फ़लस्तीन के जो मुजाहरे हो रहे थे उनमें भी इस बच्ची ने पार्टिसिपेट किया, तो ये जो है ये बहरहाल एक, लेकिन जो अमेरिका में जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो इसको, इस पूरे प्रोसेस को, ये जो क्लाइमेट चेंज है और उसके नतीजे में NGOs बनी हैं और बाकी एक तो क्लाइमेट चेंज को तो मानते ही नहीं, वो कहते हैं ऐसे ही ये तो एक जो है ये पैसा बनाने का एक तरीका है, और इसके ऊपर जो NGOs हैं और ये और वो सारा, और ये जो इस तरह के सारे मुख्तलिफ किरदार लॉन्च किए गए हैं वो भी डीप स्टेट्स ने किए हैं। तो वो डीप स्टेट्स की फंडिंग के थ्रू ही ऐसे किरदार जो हैं, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी कुछ जो ट्रंप इंतजामी ऐसी होता है ना कि उनकी पार्टी में जो आप लोगों से इंगेज कर, वो इवन नोबेल प्राइज़ जो है, उन्होंने प्रेसिडेंट हमने कहा ना पिछले दिनों के नोबेल प्राइज़ मुझे नहीं देंगे, वो इस पूरे को एक कल्ट समझते हैं कि ये सारे जो इनामात और ये जो
यूनिसेफ का सफ़ीर कोई बन गया, कोई ये हो गया, एंजेलिना जोली के जैसे हुआ कि वो भी पैसे लेके, मतलब वो कहते हैं ये सारा जो भी कुछ है ना, ये डीप स्टेट्स पैसे दे दे के इस तरह के किरदार बनाती हैं और फिर जो है ना मुजाहरे करवाती हैं। ये उनका जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही। तो जो जेडी वेंस हैं उन्होंने भी आज बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है वो पूरा थ्रू आउट इस बच्ची को बर्दाश्त कर सकते हैं जो ज़ाहिर है स्वीडन से, यूरोप से, तो फिर सर्वाइव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो फिर और अगर अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका की डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है, तो इलॉन मस्क को भी चंद महीने बर्दाश्त कर लेना चाहिए यूरोप को। तो इलॉन मस्क चूंकि वहाँ के यूरोप के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, तो उस बच्ची के साथ उन्होंने उसको जिक्र किया। अच्छा, फिर उसके बाद उनका जो दूसरी उनकी बात थी वो उन्होंने ये मैं जुमले यहाँ पे, ये तारीखी जुमले हैं, ये मैं 4th स्लाइड यहाँ पे हम कोट करते हैं। उन्होंने कहा कि ना रशिया और ना चाइना, ना रशिया और ना चाइना, आई रिपीट, ना रशिया और ना चाइना, दोनों से यूरोप को खतरा नहीं है बल्कि यूरोप को अपने अंदर से खतरा है। अच्छा, अब ये यहां रखें जरा, इस जुमले पे गौर करें। रशिया से भी खतरा नहीं है, यूरोप को चाइना से भी खतरा नहीं है, उसको खतरा अपने अंदर से है, क्योंकि वो अपने अंदर जो आवाजें मौजूद हैं, जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, जो स्पीच है, जो सारे मामला, उसके ऊपर उनकी, चूंकि ये लीडर बात नहीं सुने, जो कल मैंने बात की तो लेक्चर दिए, कल मैंने प्रोग्राम में बात की लेक्चर, उनको खतरा आपको अंदर से है कि आप अपने लोगों की बात नहीं सुनते। फिर उन्होंने ये कहा कि न्यू शेरिफ इन द टाउन है, अब एक नया शेरिफ आ गया है टाउन में, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो री इलेक्ट हुए हैं, ये फ्रांस 24 5th, उन्होंने कहा कि जो है ये न्यू शेरिफ इन द टाउन, कैसी ज़बरदस्त उन्होंने जुमला बताया। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो ये कहा कि यहाँ पे ये फॉक्स न्यूज़ 8th, उन्होंने कहा सोवियत स्टाइल की यूरोपियन सेंसरशिप है, और ये है कि आप लोग जो हैं यहाँ पे यूरोप में, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे सियासी पार्टियों को, जिनके साथ अवाम के बहुत बड़ा हल्का, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आप उन सियासी पार्टियों को बैन कर देते हैं, और आपका जो अदालती निज़ाम है, कोई इलेक्शन में जीत जाता है तो उसको, उनका इशारा था ये रोमानिया वगैरह की तरफ ये हो रहा है ना कि वो एक जीत गया, एक तो अदालत ने रोक दी है। उन्होंने कहा आपकी जो अदालतें हैं वो अवाम का जो हक होता है उसको वो अदालतें फारिग कर देती हैं सिस्टम को, और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देती हैं, जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनके साथ अवाम जुड़े हुए हैं, आप उनको बैन कर देते हैं यहाँ पे। ये उनकी स्पीच का एक बड़ा हिस्सा था, ठीक है। और उन्होंने ये जो बात की, उन्होंने ये 9th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की, उन्होंने यूरोपियंस को कहा कि स्टॉप शनिंग पार्टीज, ठीक है ना। और अच्छा, उसके बाद जो है तो वो पूरा जो जहाँ पर उनकी स्पीच हो रही थी, तो जाहिर है यूरोप के लीडर्स को उन्होंने एक लेक्चर दिया। अच्छा, अब वहाँ पर जो अच्छा उन्होंने कहा कि ये सारा इसलिए हो रहा है कि आप अपनी बुनियादी रवायात से को छोड़ के आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, सारे हर मामलात में आप देख रहे हैं अमेरिका की तरफ, और आप अपनी बुनियादी जो आपके थे, जो सारे आपकी रवायात थी, आपकी जो डेमोक्रेसी थी, या जो आपके जो असूल थे, उनको आप फरामोश कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें एक बहस है, मैं बिल्कुल को जेडी वेंस की 100% हर एक का तज्जिया इसके ऊपर है, लेकिन देखिए बात ये है सारी कि ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, और अगर मैं देखूँ इसको एक जजीरे के तौर पे, जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो ये तो अगर हम 7 देखें तो एक तो यूरेशिया है। पहली बात तो ये कि यूरेशिया है, आप गाड़ी में बैठ के बांग्लादेश से चलें तो गाड़ी में बैठ के बांग्लादेश से आप यूरोप पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये एक ही लैंड मास है। लोगों को चूंकि रास्ते में तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग कश्ती के रास्ते यूरोप जाते हैं, वरना तो लैंड रूट भी है, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है, तो एक ही लैंड मास है, तो ये प्रॉपर कॉन्टिनेंट तो नहीं, बल्कि यूरेशिया है। अच्छा चलें, अगर आप इसको भी आप देखें ना, अक्सर वेस्ट एशिया कहते हैं इसको, मशरिक़ वस्ता को हम वेस्ट एशिया कहते हैं, कभी मुख्तलिफ यूज़ करते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत सारे इत्तेहाद हैं,
मतलब यूरोप जो है वो उसमें अगर हम 4 देखें ना तो उसमें एक ईयू है, ये बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, एक यूरोजोन है, एक शेंगन है। 4 देखें ना, बहुत सारे अलाइंसेज हैं उसमें जो है। यूरोजोन अलग है, नेटो अलग है। नेटो का यूरोप से कोई ताल्लुक नहीं है जोग्राफिया यूरोप से, क्योंकि उसमें अमेरिका भी है, उसमें कनाडा भी है। कई मुल्क ऐसे हैं जो नेटो का हिस्सा नहीं है, मसलन यूक्रेन नहीं है। कई मुल्क ऐसे हैं जो यूरोजोन का हिस्सा नहीं है, यानी यूरो नहीं चलता वहाँ पे। कई मुल्क ऐसे हैं जो यूरोप में शेंगन में नहीं है। कई मुल्क जो हैं वो ऐसे हैं जो यूरोपियन काउंसिल भी एक है वो उसमें। तो बहुत सारे इत्तेहाद हैं और अच्छी खासी खड़पें चाहिए।